नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, दृष्टि की सीरीज चल रही है करंट अफेयर की। सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है और आज जो सीरीज है वह उत्तर प्रदेश स्पेशल पर है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी प्रकार की उत्तर प्रदेश का बजट सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो भी फुटकर में करंट था उत्तर प्रदेश से जुड़ा, वो जो सीरीज चल रही है उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड होते हुए चल रहा है। तो अगर आप सभी को सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु अगर हम देखेंगे ग्रेटर नोएडा पर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बिंदु हमने देखा हुआ था। बाकी फिर हम देख लेते हैं कि 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। ठीक है, केंद्रीय विषय इसका क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। और वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। ठीक है, भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। तो ये बात हुई ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि इस पे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। दूसरा बिंदु है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की। ठीक है, तो जो बिंदु है 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। तो ये तो थी और भी महत्वपूर्ण घटना, ये आप याद रखिएगा। गोरखपुर में इसका लोकार्पण हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे अगली महत्वपूर्ण घटना क्या है। यूपी से निकलकर जो आ रही है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला बिंदु क्या है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन हुआ। यह इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 में आयोजित हुआ था और इस वर्ष इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ठीक है, बात करें तो इस वर्ष इस शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। उल्लेखनीय है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 से 25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुंच चुका है।
उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। ये सभी बिंदु मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अगला बिंदु है गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगली बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की, तो मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अगला बिंदु है प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला यह पहला राज्य बन चुका है। साथ ही साथ सभी 15 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन गया है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। आगे बात करें तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ भी उत्तर प्रदेश का देश में फर्स्ट पोजीशन है। अगली बात करें तो सीरा एल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024। यह विधेयक 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का गठन प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों कौन कौन लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एससीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। तो यह तो थी महत्वपूर्ण बात। आगे देखेंगे अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024। 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा यह विधेयक पारित हुआ। यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। उल्लेखनीय है वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थानों को पट्टे पर दिए गए हैं। ठीक है, ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1995 और उसके बाद के सरकारी अनुदान अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में दिए गए थे। अब इस जो नया विधेयक पारित हुआ है उसके अनुसार नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। यह भी 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस विधेयक के अंतर्गत। अगला हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो कि यूपी से जुड़कर आ रही है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। 31 जुलाई 2024 को यह भी विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में का लक्ष्य है राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण एवं निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान दिया जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे क्या है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024, यह भी 30 जुलाई 2024 को पारित हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। अगला बिंदु क्या है, इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति की भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अनुसार यह भी प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु था इस विधेयक से जुड़ा हुआ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। यह जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही थी, जो पेपर लीक हो जा रहा था, नकल हो रही थी और टाइम से पेपर नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से पेपर डेट बदल जा रही थी, उस सबको मद्देनजर रखते हुए यह विधेयक पारित किया गया। ठीक है, 30 जुलाई 2024 को। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास होने का प्रावधान है। ठीक है, अगर अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में जो शामिल लोग होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा तो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, बाकी ये सब आप इसको देख सकते हैं, ये सब बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है अगला बिंदु हमारा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर अनुचित साधनों का प्रयोग छात्र कर रहे हैं तो छात्रों के शामिल होने पे उनका परीक्षा परिणाम रोक करके उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से भी रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये दंड लगाया गया है। अगला बिंदु है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर सौमित्र वन में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरीय वृक्ष वाटिका स्थापित की। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सबसे अधिक पौधों का रोपण किया गया। प्रयागराज की बात करें, उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ 16 जुलाई 2024 को। और अभी 2025 जनवरी से महाकुंभ भी होने वाला है, तो प्रयागराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। अगला बिंदु है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। देखेंगे,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह दोनों योजनाएं लागू की गई। ठीक है, आप इसको उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। मित्र वन क्या है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई जुलाई 2024 में। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन को भी स्थापित किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा गठित की गई। जुलाई 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ ही अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया जून में। यह पार्क इस जिले में गोकर्णनाथ तहसील में कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। ये आप सभी याद रखिएगा। आगरा और प्रयागराज फिर से क्यों महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इन दोनों शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु हम देखेंगे, प्राचीन एवं विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतों जैसे पहला है कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, माहेश्वर तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार के ये हैं और जिनका निधन 16 अप्रैल को हो गया। इन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यात किया गया। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करेगी। इसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा और इसके 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। ठीक है, ये आप सभी देख लीजिए। यूपी नेडा जो है ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। राज प्रताप सिंह ये कौन है, उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त ये नियुक्त हुए हैं 7 मार्च को। राजकुमार विश्वकर्मा कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, अभी नियुक्त हुए हैं मार्च 2024 में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई। इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इसके तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ठीक है, इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित एवं कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला हम बिंदु देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइल के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं
का उद्घाटन किया जाएगा। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली सुविधाएं हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा यह विकसित की गई है। ठीक है, S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो और DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगा। ठीक है, तो यह यूपी से जुड़ा हुआ है और ये IIT कानपुर द्वारा विकसित हुई है। बनारस क्यों अभी महत्वपूर्ण केंद्र में बना हुआ है? तो 23 फरवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन पोत यथा MV गुह और MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया। इन पोतों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। MV गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगी। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। श्री कल्की हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम महाअवतार माना गया है, जो कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ऐसा है कि कलयुग में होगा, कलयुग के चौथे चरण में यह अवतार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका उद्घाटन किया। इसका नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है। अगर हम ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। ठीक है, और 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। अगला हमारा बिंदु है दिव्य अयोध्या ऐप। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ है। पहला देखें तो जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी CBRE में भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी हुई। ठीक है, जिसके अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSMEs के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और क्रमशः 2 स्थान पे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र और नंबर 2 पे है तमिलनाडु। ठीक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है तो MSME अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम महिला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, इससे जुड़े और महत्वपूर्ण बिंदु की देखें तो यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इसका उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी या राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की अयोध्या यात्रा। 30 दिसंबर 2023 को मोदी जी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। पहली नवनिर्मित हवाई अड्डे अयोध्या के हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। आगे देखेंगे नवनिर्मित राम मंदिर
तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों जैसे राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। अगला हम बिंदु देखेंगे तो काशी तमिल संगमम 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस में किया गया। यह द्वितीय संस्करण था। पहला संस्करण 2022 में आयोजित हुआ था और इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी ने किया, जो भी हुआ। इस अवसर पर तिरुकुरल, मणि में कलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया गया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में BHU को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर को किया गया मोदी जी द्वारा बनारस में। ठीक है, 7 मंजिला है और जिसकी ऊंचाई है 180 फीट। इस महामंदिर संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों का दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है स्वरवेद, जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। लेक क्लीन क्रूज 15 दिसंबर 2024 को हमारे CM द्वारा गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया। यह क्रूज 2 मंजिला है अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। ठीक है, इसके गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, गंगा और यमुना नदी में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखेंगे 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वां रामायण मेले का शुभारंभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पारित किया गया नवंबर 2023 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य है इस चलिए आगे देखेंगे हम। अभी कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, ये आप इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। आगे देखेंगे पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा और सहारन में स्थित IIT रुड़की के परिसर में यह स्थापित किया जाएगा। 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर यह शोध संचालित करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अयोध्या। तो अयोध्या में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव हुआ, जिसमें 22,23,000 दीप जलाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह 2023 की बात है। ठीक है, इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की भी स्थापना प्रस्तावित है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में इसका पुनर्नामकरण किया जाएगा। ये आप सभी देखते रहिएगा। देश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय स्थापित की जाएगी। ठीक है, और मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम में, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुंसे रवा गांव में यह संग्रहालय स्थापित होगा। लखनऊ क्यों है न्यूज में? तो नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया लखनऊ में। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा और इसी में ही समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, गोरखपुर क्यों महत्वपूर्ण है? तो गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ और यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा और यह गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। ठीक है, आगे देखेंगे आनंदा डेयरी, अमेरिया, पजोरा और BH
एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। हमारे योगी आदित्यनाथ जी और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेडा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ, जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई। इसका विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, ये आप देखिएगा। देखेंगे बरेली क्यों महत्वपूर्ण है। तो बरेली जो है परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस शहर को नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा इस शहर में। ठीक है, जिसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, ध्रुपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। उन्नाव की बात करें क्यों फेमस है। तो 19 जिले में हमारे CM द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर को किया गया। गाजियाबाद क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस शहर में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। आगे देखेंगे विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन योजना, इसका लोकार्पण किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अक्टूबर 2023 को। आगे हम महत्वपूर्ण बात करें तो इस योजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। अगला बिंदु है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब। गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यह अपनी तरह की पहली ऐसी लैब है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। तो वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। BHU की ग्रीन केपल रेट टीम द्वारा यह विकसित की गई है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, यूपी सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, इसका गठन किया गया। ठीक है, गांडीव 5 क्या है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ। ठीक है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्व निपटने हेतु किया गया। अब हम देखेंगे बजट। उत्तर प्रदेश बजट 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपए का राज्य बजट अनुमानित किया गया, जिसके तहत कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय और 2,03,782.38 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा व्यय शामिल है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बजट। ये आप इसे देख सकते हैं कि बजट का आकार कैसे बढ़ रहा था। ठीक है, ये आप देखिए 2018 में से 19 में, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। इसके अलावा कुछ प्रमुख आर्थिक बिंदुओं को हम देखेंगे। बजट का आकार आप देखिए, राजस्व व्यय पे कितना हुआ, पूंजीगत व्यय पे और पूंजीगत परिव्यय पे। ठीक है, आगे हम बात करें अगर
हाँ, आगे बात करते हैं। ये आप सभी देख लीजिए, कुल कितना प्राप्त हुआ, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। प्रमुख आर्थिक बिंदु, आप राजकोषीय घाटा देख लीजिए, राजस्व आधिक्य, सब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे सरकारी विभागों में AI, ML और अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग, AI सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, ये बजट के अंतर्गत किया गया है। अगला बिंदु क्या है, $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हो तो सांख्यिकीय प्रणालियों SSS का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना। पर्यटन और संस्कृति में क्या किया जाएगा इस बजट के अंतर्गत सोचा गया है। बरेली में जो हमने देखा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली थीम पर आधारित सुविधाओं का विकास किया जाएगा और कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी प्रयागराज में। कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना, ठीक है। प्रमुख विभागों को यहाँ पे और थोड़ा देख लेते हैं। युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण पे कितना क्या चीज़ें होंगी, तो ये देखिए, घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष, ठीक है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना और 69 ITI का उन्नयन। स्पोर्ट्स साइंस एवं इंजरी सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक की गई। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन। अवसंरचना और विकास एवं औद्योगिकरण में देखें तो सेमीकंडक्टर नीति, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति और BIDA का गठन। ये महत्वपूर्ण बातें थी। विभिन्न विभागों को कितना कितना दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा को 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा को 57,071, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को और साथ ही नगर विकास को, ग्रामीण विकास को, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति को 25,110 करोड़ रुपए, पंचायती राज और भारी उद्यम, आप ये सभी नोट कर लीजिए। ये देखिए पैसा कहाँ आता है और पैसा कहाँ जाता है, ठीक है। किससे कितना आता है और किससे कितना जाता है, ये आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करें विभिन्न योजनाओं में कितने रुपए खर्चा हुआ है, तो सर्व शिक्षा अभियान, ये देखिए यहाँ पे जल जीवन मिशन, ये सभी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मनरेगा पे, स्वच्छ भारत मिशन पे, अमृत 2 पॉइंट पे, पेंशन पे कितना जा रहा है, ठीक है। भारत प्रथम किस स्थान में आया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जन धन योजना में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भारत में प्रथम स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आया हुआ है। द्वितीय स्थान पे आया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में और उत्तर प्रदेश को DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नई पहलें क्या की जाएंगी बजट में, तो हम सभी जानते हैं कि ग्रीन बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। ग्रीन बजट किया गया इसमें। बाकी अगर हम देखें तो आप ये सभी देख लीजिए, इसमें ये GSDP के का और ये इसका, ठीक है। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं। और अब अगला जो वीडियो आएगा वो बिहार स्पेशल से आएगा और इसके साथ ही समसामयिक का एक पार्ट 2 आएगा, जिसमें सभी बिंदुओं पर जो चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, जितनी नियुक्तियां हुई और सभी जितने महत्वपूर्ण मिशन कह सकते हैं कि
जो योजनाएं हुई, ठीक है, और जितने नियुक्तियां हुई हैं, इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ा अगला वीडियो आएगा और विज्ञान जगत से जुड़ा एक और वीडियो आएगा, और साथ ही साथ इसी के साथ फिर आपका ये दृष्टि वाली सीरीज पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक नई सीरीज आएगी जो कि आपको बाद में हम बताएंगे सॉल्व पेपर टाइप में, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये वीडियो बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।